नमस्कार दोस्तों, हिंदी दुनिया से मैं यश के आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 8वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनकर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा का जो समय है 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है और इसका आरंभ लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का 1936 में, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो मुक्तिबोध द्वारा किया गया था 1942 ईस्वी में। इन्होंने एक लेख लिखा था जिसका नाम था प्रगतिवाद एक दृष्टि आगामी कल। तो इसमें सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग हुआ 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध के द्वारा। सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह युगवाणी प्रगतिवाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है और पंत ही प्रगतिवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रगतिवाद के जनक कौन माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंद पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, नागार्जुन हैं, त्रिलोचन हैं, मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रासो साहित्य। चौथा विकल्प सही है। हिंदी के आदिकाल में रचित साहित्य को रासो साहित्य या चारण साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। तो तीसरा विकल्प सही है। मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। अगला प्रश्न है, बिहारी रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। रीति काव्य की 3 धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध में कौन से कवि आते हैं? रीतिबद्ध में वे कवि आते हैं जो शास्त्रीय ढंग पर लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों को लिखे हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले प्रमुख कवि हैं केशव, सेनापति, भूषण, पद्माकर, चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारीदास, मंडन, कुलपति मिश्र, सूरत मिश्र। रीति सिद्ध में वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन उन्हें रीति की भली भांति जानकारी थी। इनको रीति की भली भांति जानकारी थी और अपने ग्रंथों में उन्होंने अच्छे से इनका प्रयोग किया। वे रीति में पारंगत थे। प्रमुख कवि हैं बिहारी। रीति काव्य की तीसरी धारा है रीत मुक्त। इसमें वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की बल्कि हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना किया। प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, शेख, आलम, ठाकुर, रसखान, द्विजदेव। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। हिंदी काव्य में भ्रमर गीत का मूल स्रोत जो है वह श्रीमद् भागवत पुराण है, जिसके 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। अगला प्रश्न है, चाक उपन्यास की लेखिका हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैत्रेयी पुष्पा। इन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं जिसमें स्मृति दंश 1990 में प्रकाशित हुआ था, वेतवा बहती रही यह 1993 में प्रकाशित हुआ था, इदम नमम यह 1994 में प्रकाशित हुआ था और चाक उपन्यास 1997 में प्रकाशित हुआ था, झूला नट उपन्यास 1999 में प्रकाशित हुआ था, अलमा कबूतरी, कहे ईश्वरी फाग, चिन्हार, गुनाह बेगुनाह इनके अन्य उपन्यास हैं। इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल वसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबू युगल किशोर उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ होता है समाचार सूर्य या बिना दांत का या बाल सूर्य। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से शुरू हुआ और ये एक साप्ताहिक पत्र था।
अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है। तीसरा विकल्प सही है। यह मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है और यह इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। यह 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके लिए 1963 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी अमृत राय को मिला। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को किसने लिखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। दूसरा विकल्प सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध संग्रह जो हैं वह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कल्पलता निबंध संग्रह 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विचार प्रवाह 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और कुटज निबंध संग्रह इनका 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आलोक पर्व 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। देखिए, जो भी इनकी कृतियां हैं या किसी भी लेखक की कोई भी कृति है, अगर वह सन के साथ आपको याद है तो परीक्षाओं में अक्सर कालक्रम के हिसाब से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 रचनाएं दी रहेंगी और उनका कालक्रम दिया रहेगा और उनको सुमेलित करना रहेगा। क्या करना रहेगा, सुमेलित करना रहेगा या फिर उनको कालक्रम से सेट करना रहेगा। तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो कालक्रम के हिसाब से आप लोग रचनाओं को क्रम से याद किया करिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा में आती है, इसको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी में आती है। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं, पहली अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है, एक क्रिया जो है वह खाने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह आम खाता है। यह विकल्प सही है। भक्षण करना का मतलब होता है भोजन करना या दांत से काट कर खाना होता है। देखिए, हराम का पैसा जो है वह खाया नहीं जाता है, उसको कोई काट के नहीं खाएगा। दूसरे अर्थों में खाने का अर्थ है। वह जूते खाता है, इसमें भी वही चीज़ है। वह कसम खाता है, ये सब भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुधनएषण। चौथा विकल्प सही है। इसमें यण संधि है और इसका सूत्र होता है इको यणच। यण संधि में क्या होता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद है अनुधनएषण। उ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो उ का व हो जा रहा है और मिलकर के यह अन्वेषण हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा। बिना अर्थ बदले एक नकारात्मक वाक्य चुनना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, इसमें विशेषण उपवाक्य है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी शामिल हो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य का निर्माण एक से अधिक साधारण वाक्यों से होता है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। इसी वजह से मिश्र वाक्य की पहचान भी होती है। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए संयोजक अव्यय का प्रयोग होता है, जैसे आपस में, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो इत्यादि। इन संयोजक अव्ययों का प्रयोग होता है। एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द का विलोम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये सभी विलोम जो हैं प्राचीन शब्द के हैं। नवीन, अर्वाचीन, आधुनिक, ये सब प्राचीन शब्द के विलोम हैं।
अगला प्रश्न है शुद्ध रूप कौन सा है। इसमें से शुद्ध रूप चुनना है कि कौन सा रूप शुद्ध रूप है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, तादाद में सही होता है। अगला प्रश्न है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चक्रपाण शिव का अर्थ नहीं है। चक्रपाण का अर्थ होता है विष्णु भगवान और इसमें बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी का समास विग्रह होगा। चक्र है जिसके पाणी में, अर्थात जिसके हाथ में चक्र है। तो किसके हाथ में चक्र है? विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है। यहाँ पे अन्य पद प्रधान हो गया, इसलिए यह बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं कि 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि 8 होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कारक के 8 भेद होते हैं। देखिए हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हिंदी में पूछा जाएगा कारक के भेद तो 8 सही होगा और जब संस्कृत में पूछा जाएगा तो 6 सही होगा। हिंदी में 8 कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और संस्कृत में 6 कारक हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। संस्कृत में संबंध और अधिकरण कारक नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न है चिंता एक है, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चिंता एक रोग है। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आस्तीन का सांप। चौथा विकल्प सही है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। गोरखनाथ के गुरु कौन हैं? विकल्प हैं सिद्धनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।